सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस पूरी आईडी की ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक समझाने वाला हूं विच इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आने वाली हैं, बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं। एक वीडियो में कवर कराना पूरे चैप्टर को पॉसिबल नहीं है, लगभग 2 वीडियोस का ये चैप्टर है। ठीक है, सो अपन 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा लेंथी है, तो ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। इस चैप्टर से भी कई सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट। अब बेटा ये कहानी स्टार्ट कैसे होती है कि हमने देखा कई सारी चीजें अबाउट इंडियन गवर्नमेंट कि किस तरीके से आजादी मिली, किस तरीके से हमें हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा। अब जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी वो शहरी इलाकों में थी। जो बड़े लोग थे, रिच लोग थे, हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज थी, नेता हैं या कोई बड़े लोग हैं, रिच पीपल्स हैं, है ना, जो क्रीमी लेयर है इंडिया की, वो शहरों में रहती है। तो शहरों में रहने की वजह से गवर्नमेंट वहां तो डेवलपमेंट करती ही करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की मजबूरी है वहां डेवलप करना, बिकॉज वहां पर फैक्ट्रीज हैं, वहां पर लोग हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। बट व्हाट अबाउट रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज का क्या? रूरल एरियाज मतलब गांव क्षेत्रों का क्या? बिकॉज गांव क्षेत्रों में एज सच गवर्नमेंट ज्यादा डेवलपमेंट उस जमाने में नहीं करती थी, या डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्या रीजन था, इसके कई सारे पर्सपेक्टिव है। अपन एक छोटा सा पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं कि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट नहीं होने का मेजर पर्पस या धीरे होने का मेजर पर्पस क्या होता है कि सर ज्यादातर जो लोग हैं रूरल एरियाज में दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जो है, भले ही हमारे इंडिया के लगभग आज भी 60% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उस जमाने में तो अराउंड 60% से भी ज्यादा होते थे, मींस अराउंड 80% लोग डिपेंडेंट होते थे एग्रीकल्चर पे। सो अब भले ही इतने लोग डिपेंडेंट है, बट फिर भी जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का इन्फ्लुएंस है, या जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या बोल सकते हैं आप उसको कि एक इन्फ्लुएंस टाइप है, वो कितना है? बहुत मिनिमल। ठीक है, कितना मिनिमल सर? अराउंड लगभग अगर मान के चलो कि सपोज ये हमारी पूरी जीडीपी का सर्कल है, तो इस पूरे जीडीपी के सर्कल में मुश्किल से 20% कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर दे रहा है। और 5 से 10% मान लेते हैं, 5% मान लेते हैं कि अदर थिंग्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये सब दे रहे हैं। और बाकी का ये जो हिस्सा बच रहा है, ये क्या है सर? ये इंडस्ट्री है ना, सर्विस सेक्टर है, गवर्नमेंट है, और भी कई सारे लोग हैं जो हमारी जीडीपी में शिरकत कर रहे हैं। तो अराउंड 20 से 25% ही सिर्फ जीडीपी का कंट्रीब्यूट हो रहा है उस एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों में। सो अब ये हम गवर्नमेंट भी सोचती है कि यार जब वो लोग डेवलपमेंट करें, मतलब वो लोग जब कोई चीज दे ही नहीं रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट करने का मतलब क्या है एज सच, है ना। तो गवर्नमेंट भी अपना पैसा, जो उनका मेजरली पैसा है, वो ज्यादातर लगाना चाहते हैं ऑन दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर या शहरी क्षेत्रों। इसलिए रूरल एरियाज का डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। दूसरा, रूरल एरियाज में भैया लोग भी नहीं रहते इतने ज्यादा, है ना, कि जैसे सपोज मान लेते हैं एक गांव है जिसमें अराउंड 200-300 लोग रह रहे हैं, तो 300 लोगों के गांव के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना वहां पे, है ना, गवर्नमेंट को थोड़ा सा वेस्ट ऑफ मनी लगता है या वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज लगती थी उस जमाने में। आज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए आज तो बढ़िया है, लेकिन उस जमाने में तो लगती थी। सो फॉर दैट पर्पस एक नया टॉपिक लेके आई हमारी गवर्नमेंट कि भैया उनको भी ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना जरूरी है।
कि भले ही वो 25% दे रहे हैं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, बट दे आर आल्सो द सिटीजन एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक व्हिच इज नोन एज रूरल डेवलपमेंट. ये रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? रूरल एरियाज को, मतलब गांव क्षेत्रों को डेवलप करना, एक इकोनॉमिकली, कल्चरली और कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ इज नोन एज रूरल डेवलपमेंट. ऑल टोटल अगर साफ भाषा या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें रूरल डेवलपमेंट का, तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है दैट्स अ रूरल डेवलपमेंट मींस development of village areas or rural areas by giving them resources, by giving them all the amenities, by giving them roads, agriculture equipments or agriculture things or agriculture help or some kind of warehousing और different चीजों से उन लोगों को help करना ताकि वो लोग भी develop कर सके. That is known as rural development. तो समझ आया रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट मींस रूरल एरियाज को डेवलप कराने के तरीके को गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोसेस करती है रूरल एरियाज को डेवलप करने की, उसको हम बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट. कैसे सर? अलग अलग चीजों की मदद से. ठीक है, दैट इज नोन एज रूरल डेवलपमेंट. अब क्या चीज है वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे. सो रूरल डेवलपमेंट समझ आया क्या होता है. अब रूरल डेवलपमेंट के बाद आते हैं प्रोसेस क्या होती है रूरल डेवलपमेंट की. गवर्नमेंट किस किस तरीके से रूरल डेवलप कर सकती है, रूरल एरियाज को डेवलप कर सकती है. सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. वहां की ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो. वहां के लोग जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, उनसे बोला जाए कि भैया एग्रीकल्चर से उठो और दूसरे बाय प्रोडक्ट्स ढूंढो ना, उसके दूसरे अलग अलग अल्टरनेटिव ढूंढो आपके पैसा कमाने का. जरूरी थोड़ी है कि आप खेती करोगे तो ही पैसा कमा सकते हो रूरल एरियाज में रहकर. आप दूसरी जगहों से भी तो पैसा कमा सकते हो. सर दूसरी जगह कैसे? सर ट्रांसपोर्टेशन से कमा सकते हो. उसके अलावा आप वेयर हाउसिंग से कमा सकते हो, आप फाइनेंस एक्टिविटीज से कमा सकते हो, आप किसी दूसरे प्रकार की कोई दुकान खोल के कमा सकते हो कि आपने भाई किराने की दुकान खोल ली, या वहां पे एक छोटी सी खाद बीज की दुकान खोल ली, या गल्ला खरीदने की दुकान खोल ली. इससे भी तो पैसा कमाया जा सकता है ना. सो इट इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमंस के मेंटलिटी के साथ थोड़ा सा डेवलपमेंट करना, दैट लोगों को पढ़ाना लिखाना, स्किल्स प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, ताकि लोग लिविंग स्टैंडर्ड या ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो सके. ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कैसे होती है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सिर्फ लोगों को ही नहीं डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है. हमने कह दिया कि आप एक काम करो, ट्रांसपोर्टेशन का काम करने लगो, खेती में कोई मतलब नहीं, तो आप ट्रांसपोर्टेशन का काम तो करने लगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं था. उस गांव से जो शहर जुड़ता था वहां तक की रोड ही सही नहीं थी. हमने बोल दिया कि आप खाद बीज का व्यापार करने लगो, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं थी. उसके अलावा अपन ने बोल दिया कि चलो ठीक है तुम अनाज मत उगाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करने लगो. बड़े कोई व्यापारी नहीं थे जो हमारा डेयरी के प्रोडक्ट्स खरीद सके. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके भी रूरल डेवलपमेंट हो सकता है. गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, रोड्स बनवाने के लिए, वेयर हाउसेस बनवाने के लिए, है ना, अदर इक्विपमेंट्स देने के लिए और डिफरेंट थिंग्स के लिए, ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके. फिर हमने लैंड रिफॉर्म ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, इस पे मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं. लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि पुराने जमाने में जो डिफरेंट लैंड होती थी कि भाई किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास बहुत कम जमीन है, तो उनको बराबरी में लैंड बांट देना, इट इज नोन एज लैंड रिफॉर्म. उस लैंड रिफॉर्म को करने से क्या होता है, लोगों में समानांतर क्या बन जाती है, जो हमारी क्या बोलते हैं इसको, जमीन जो है ये बट जाती है. ठीक है, इट इज नोन एज लैंड रिफॉर्म. एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ लोकैलिटी. लोकल रिसोर्सेज को डेवलप करना. लोकल रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा सर? लोकल रिसोर्सेज इन द सेंस कि वहां के एरिया में जो रिसोर्सेज ज्यादा है, जैसे सपोज आई लिव इन होशंगाबाद. ये जो होशंगाबाद एरिया है, इसके आसपास की जो सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है वो है यहाँ की फर्टाइल लैंड, और दूसरा नर्मदा जी का पानी. हम बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे पर रहते हैं. ठीक है. सो अब क्योंकि हम लोग वहां रह रहे हैं, सो उसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारे पास पानी की कभी भी कमी नहीं होती है नर्मदा के आसपास के एरिया में. तो वो वहां की लोकल रिसोर्स हो गई, उसको डेवलप करना.
नर्मदा जी का जो पानी है वो तो बहता जा रहा है, कंटिन्यूअसली बहता जा रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे सर कहीं पर डैम्स बनवा दिए गवर्नमेंट ने, ताकि वो पानी को रोका जा सके और आसपास के एरियाज को पानी दिया जा सके। जैसे हमारे होशंगाबाद के पास तवा रिजर्वायर बना हुआ है, तो वो उसका मेजर पर्पस यही है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, दूसरा वहां से कैनाल्स निकाली गई हैं कि आसपास के एरियाज में पानी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इन चीजों की मदद से आप रूरल डेवलपमेंट कर सकते हो। दीज आर द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ह्यूमंस को डेवलप करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, बाकी लोकल रिसोर्सेज को डेवलप करके, या फिर लैंड रिफॉर्म की मदद से। तो इन तरीकों से रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट इन सारी चीजों से रूरल डेवलपमेंट करा सकती है। आज थोड़ा सा फंबल हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। ठीक है, मैं क्लास शिफ्ट कर रहा था, मेरी एक और क्लास, एक और ब्रांच चालू हो रही है हमारे शहर में। सो इस वजह से थकान है, दिमाग सही से काम कर नहीं रहा है, फंबल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस चीज को माइंड मत करना बेटा, है ना। अच्छे से पढ़ना, अगर जरूरत लगेगी तो एक कमेंट कर देना, मैं वापस से इस पूरे टॉपिक की वीडियो एक नई वाली बिल्कुल फ्रेश माइंड से बना के डाल दूंगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ें। तो ये होता है रूरल डेवलपमेंट और प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब सर ये चीज तो समझ आ गई कि गांव क्षेत्रों को डेवलप करने के तरीके को हम बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। हमें ये भी समझ आ गया कि किन किन चीजों से गांव के जो इलाके हैं या जो विलेज एरियाज हैं वो डेवलप हो सकते हैं। अब सर इसमें सबसे मेजर पर्पस इस चैप्टर का जो आता है, इट इज रूरल क्रेडिट। ये रूरल क्रेडिट होता क्या है? अब इसको ऐसे समझो कि गांव में लगभग ज्यादातर जो लोग डिपेंडेंट है वो कहीं पर है, एग्रीकल्चर पर, और जो दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट है वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है ना। जैसे किराने की दुकान खोल ली, तो किराने की दुकान में आपने 3 महीने तक आप किसी बंदे को उधार पे सामान दे रहे हो, उसने क्या बोला कि भैया जब फसल आएगी मैं आपका पूरा उधार एक बार में चुका दूंगा, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो आप एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट बिजनेस, अपन ने पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है, इस और लोगों के पास पैसा भी नहीं होता है। बेसिक दिक्कत जो रूरल एरियाज में अनडेवलपमेंट की है वो यही तो है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है डेवलप होने के लिए। आपने तो कह दी कि रूरल एरियाज को डेवलप करो, कैसे करो भैया? ट्रैक्टर्स खरीद लो, हाथ से मत काटो, हार्वेस्टर्स खरीद लो, थ्रेसर खरीद लो, या कोई दूसरे इक्विपमेंट खरीद लो। अरे उसको खरीदने के लिए पैसा भी तो हो। अब होता क्या है कि एक फसल से दूसरी फसल तक 4 महीने का गैप आता है बीच में। आप साल भर में 3 फसल भी ले रहे हो तो 4-4 महीने का गैप आ गया पैसा मिलने से, मतलब आपको तो साल भर में 3 ही बार पैसा मिलेगा। तो उसके बीच में क्या आप कुछ करोगे नहीं? या आपने चलो ठीक है मेरे को आज पहली बार फसल उगानी है, तो मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना, अभी तो पैसा चाहिए ना इन्वेस्ट करने के लिए, वो पैसा कहां से लेकर आऊंगा मैं? तो उस पैसे के लिए एक नया टॉपिक लेके आई गवर्नमेंट, इट इज नोन एज रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का मतलब होता है कि लोन, क्रेडिट मतलब लोन, है ना। तो रूरल क्रेडिट बेसिकली गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है, या फिर एक ऐसा टॉपिक जिसमें जो हमें ये बताता है कि एज द एग्रीकल्चर इज द मोस्ट रिस्किएस्ट बिजनेस एंड द मनी व्हिच अर्न इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कम्स इन वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय में आती है ना। तो क्योंकि अब वो लंबे समय पर आ रही है, दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी पर्सन नीड्स मनी। हर एक इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अब क्योंकि सबको पैसे की जरूरत पड़ती है, that's why government introduced a new topic which is known as rural credit. Rural credit in the यही होता है कि सर रूरल क्रेडिट मतलब रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी देने को हम क्या बोलते हैं? रूरल क्रेडिट। लोन की फैसिलिटीज देने को हम क्या बोलते हैं? रूरल क्रेडिट। ठीक है, क्यों देते हैं ये समझ आया? क्योंकि टाइम गैप बहुत ज्यादा है ना। दूसरा रिस्की बिजनेस है, कई बार नुकसान भी हो जाता है, दैट्स व्हाई। सो ये जो रूरल क्रेडिट है, ये रूरल क्रेडिट के सोर्सेस कितने कितने हैं? मतलब एक इंसान जैसे मैं अगर किसान हूं तो मैं कहां से रूरल क्रेडिट ले सकता हूं? तो रूरल क्रेडिट के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो हो गया इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, एक हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या होते हैं? सर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस आर दोज सोर्सेस
जो कि एक गवर्नमेंट लीगलाइज सोर्स जो होते हैं, दे आर नोन एज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, और जो नॉन लीगलाइज सोर्सेज होते हैं, दे आर नोन एज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन लीगलाइज मतलब सर मैंने किसी दोस्त से उधार ले लिया, रिलेटिव से उधार ले लिया, है ना, मेरे एरिया में कोई बड़ा लैंडलॉर्ड है, कोई बहुत बड़ा जमींदार है जिसके पास 500 एकड़ जमीन है, अब उसके पास तो पैसा बहुत है, तो मैंने उससे जाके पैसा ले लिया, लैंडलॉर्ड से ले लिया। या मैं जिसको मेरी फसल बेचता हूं, मैंने उससे बोल दी कि भाई जब फसल आएगी मैं तेरे को तब वापस लौटा दूंगा, अभी मुझे पैसे की जरूरत है, अभी दे दो। तो मैंने ट्रेडर से ले लिया, कमीशन एजेंट से ले लिया पैसा, या फिर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या मनी लेंडर से ले लिया, उन लोगों से जिनका मेजर काम ही पैसा देना है ना, ब्याजी जिसको अपन बोलते हैं देसी भाषा में। सो मनी लेंडर्स से पैसा ले लिया। सो दीज आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ये सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, ऐसे सोर्सेज जिसमें किसी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट काम नहीं कर रहा है, लोकल एक दो लोग काम कर रहे हैं और वही पैसा दे रहा है, वही पैसा ले रहा है। सो ये कहलाते हैं मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ट्रेड्स एंड कमीशन एजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, अब मनी लेंडर्स मतलब वो लोग जो जिनका काम ही ब्याज पे पैसा देना है और वसूलना है। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आप सभी जानते हो, आपके दोस्त यार रिश्तेदार, इनसे ले लिया आपने। ट्रेड्स एंड कमीशन एजेंट्स, आप ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, आप जिनके पास आपका माल बेचते हो उनसे आपने पैसा ले लिया, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। एंड लास्ट वन इज लैंडलॉर्ड्स, बड़े जमींदारों से पैसा ले लिया आपने आपके गांव से। ये कहलाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। अब ये जो होते हैं ये सारे, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तो ये बहुत ज्यादा रिस्की भी होते हैं। कई बार आपने मूवीज में देखा, बड़े बड़े जमींदार किसानों की जमीनें लिखवा लेते हैं और हथिया लेते हैं उसको, है ना। सो गवर्नमेंट इसमें आई और गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज निकाले, तो उनमें से कुछ ये लिखे हुए हैं, और भी होते हैं, पर अपन तो बेसिकली 4-5 ही पढ़ेंगे क्योंकि इस पे से इतना ज्यादा क्वेश्चन बन के आता नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आया। सबसे पहला लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये वो बैंक्स होती हैं जिसमें किसान जो है वो अपनी जमीनें गिरवी रखकर, कोलेटरल रखकर पैसा ले सकते हैं बड़े रूप में। जैसे कि मेरे को हार्वेस्टर खरीदना, 30 लाख का हार्वेस्टर आएगा, तो उस समय पर मेरे को अगर पैसे की जरूरत पड़ रही है तो मैं लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास जा सकता हूँ। या मुझे कोई नई जमीन खरीदनी है तो मैं मेरी पुरानी जमीन को गिरवी रख के पैसा लेकर नई जमीन खरीद लूंगा, फिर जैसा जैसा पैसा आता जाएगा तो वो भी छुड़ा लूंगा और ये भी मेरी हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। फिर आते हैं कॉमर्शियल बैंक, हमारे आम बैंक्स, है ना, SBI, ICICI और मैनी मोर आर देयर। कॉमर्शियल बैंक से भी किसान पैसा ले लेते हैं कई बार। फिर रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स मतलब जो आपके रीजन में रूरल बैंक्स चल रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, दे आर नोन एज रीजनल रूरल बैंक। जैसे हमारे यहाँ MPGB चलता है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, है ना। आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हो वहां पर कोई दूसरे प्रकार का बैंक चल रहा होगा, दैट इज नोन एज रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स के बाद आपकी गवर्नमेंट स्वयं, गवर्नमेंट खुद पैसा देती है कि हम पैसा दे रहे हैं भैया आपको इक्विपमेंट खरीदने के लिए, हम सब्सिडी दे रहे हैं इक्विपमेंट खरीदने के लिए। दीज आर नोन एज रूरल इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट। एंड लास्ट वन इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? बेसिकली आसपास की 10-12 महिलाएं इकट्ठा होके और हर महीने 100 या 500 या 1000 रुपए, जैसा भी उनकी सहूलियत रहती है, एक कमेटी टाइप डालते हैं लोग। ठीक है, उस कमेटी में, या हमारे यहाँ पर BC बोलते हैं उसको, अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो उन BCs में या कमेटीज में वो जो महिलाएं होती हैं वो पैसा डालती हैं और पूरे महीने भर का वो जो पैसा होता है वो किसी एक महिला को दे दिया जाता है। फिर अगले महीने फिर इकट्ठा करती है, फिर किसी एक महिला को दे दिया जाता है, फिर इकट्ठा करती है, फिर किसी तीसरी को दे दिया जाता है, फिर इकट्ठा करती है, चौथी को दे दिया जाता है। अब जैसे 10 महिलाएं हैं तो 10 महिलाओं ने 10 महीने तक पैसा इकट्ठा किया और एक एक करके सारी महिलाओं को पैसा मिलता है। सर इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा बेसिकली ये होता है कि किसी भी इंसान को इकट्ठा पैसा मिल जाता है एक बार में, है ना। किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ता और वो ब्याज के फॉर्म में लौटाती रहती है। अब जैसे सपोज मान लो कि मेरे को 10,000 रुपए पहले महीने में मिल गए, अब मैं 1000 करके लौटाता रहूंगा, मेरे को किसी प्रकार का ब्याज भी नहीं देना है और मेरे को पैसा भी मिल गया 10,000 रुपए एक साथ, है ना। तो ये फायदा होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। तो ये कहलाते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो ये दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं रूरल क्रेडिट के, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। सर इनके अलावा भी कुछ होता है? हाँ, एक चीज और होती है विच इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, विच इज नोन एज NABARD। NABARD होता क्या है? NABARD एक अपेक्स बॉडी है, जैसे RBI एक अपेक्स बॉडी है जो पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को संभालती है, चलाती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है।
ऐसे नाबार्ड भी एक अपेक्स बॉडी है जो पूरे इंडिया के रूरल बैंकिंग सिस्टम को या रूरल एरियाज के बैंक्स को या रूरल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को संभालती है, देखती है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है और रूरल डेवलपमेंट में हेल्प कराती है। उस अपेक्स बॉडी को हम बोलते हैं नाबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब सर क्या इसके कोई प्रॉब्लम्स भी है रूरल बैंकिंग के? हाँ सर, 4 प्रॉब्लम्स भी लिख रखे हैं आपने। सबसे पहला इनसफिशिएंसी, बैंक्स के पास इनसफिशिएंट फंड है ना, किनके लिए? रूरल एरियाज के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक्स भी चाहते हैं कि यार किसी कॉर्पोरेट वाले को लोन देंगे हम, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, वो पैसा जल्दी लौटेगा, टाइम टू टाइम लौटेगा और उसके फंसने का चांसेस जो है वो ना के बराबर होता है। यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि रिस्की बिजनेस है, बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है और उस रिस्क पर किसी का कंट्रोल नहीं है। नेचुरल रिस्क है ना वहां पे, तो एग्रीकल्चर में, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। सो इस वजह से इनसफिशिएंसी रहती है रूरल बैंकिंग की। दूसरा, हर जगह पर रूरल बैंक्स पॉसिबल भी नहीं है। अब जैसे मेरे आसपास के कई गांव है जहां पे बैंक्स नहीं है, उनको होशंगाबाद आना पड़ता है, जहां मैं रहता हूं नर्मदापुरम, यहां आना पड़ता है। ठीक है, इनसफिशिएंसी। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। आज भी ये जो किसान है ये इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम पर ज्यादा डिपेंडेंट है। ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है इन पर ज्यादा डिपेंडेंट है। क्यों? फटाक से पैसा मिल जाता है, लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ते, किसी प्रकार का कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता और जल्दी से पैसा भी हाथ में आ जाता है। तो इसलिए लोग ज्यादातर आज भी इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम पर ज्यादा डिपेंडेंट है। देन इनएडुकेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, वही जो मैंने अभी बताया, इनएडुकेट कवरेज है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का। हर एक गांव में अवेलेबल नहीं है अभी भी बैंक्स, किसी भी प्रकार के बैंक हो, भले रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे लैंड डेवलपमेंट हो, चाहे रीजनल एरिया डेवलपमेंट हो, चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, आज भी कई सारे इलाकों में बैंक्स अवेलेबल नहीं है या फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। एंड लास्ट वन इज लेस अटेंशन ऑन पुअर फार्मर्स। जो गरीब किसान होते हैं उनके ऊपर जो अटेंशन है वो कम रखा जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। क्यों कम रखा जाता है? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जो छोटे किसान होते हैं। जैसे मेरे पास भाई 2 एकड़ जमीन है, भाई छोटा किसान, 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन पे मेरे को कितना ही लोन दे देगी गवर्नमेंट? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख 3 लाख रुपए, है ना। तो गवर्नमेंट ज्यादातर मतलब छोटे फार्मर्स पर या पुअर फार्मर्स पर ध्यान नहीं देती, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। चलो ठीक है, मेरे पास तो 5 एकड़ फिर भी है, कोई ऐसा किसान है जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है और उसको लोन चाहिए, गवर्नमेंट देगी नहीं या इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लोन देंगे ही नहीं उनको। एक दफा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज दे देंगे लेकिन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज नहीं देंगे। सो दीस आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रूरल बैंकिंग सिस्टम। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना। तो ये था पूरा टॉपिक रूरल क्रेडिट। तो इस वाली वीडियो में मतलब ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं हो सकता है, शायद इसके आगे वाले टॉपिक्स भी मैं इसी वीडियो में जोड़ दूं या अलग से एक वीडियो निकाल दूं। ठीक है, सो इस पूरी वीडियो में अपन ने कंप्लीट करा रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है, रूरल क्रेडिट क्या होता है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं रूरल क्रेडिट के, और प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है रूरल बैंकिंग सिस्टम की। एक और टॉपिक छोटा सा पढ़ा था अपन ने, नाबार्ड क्या होता है। ठीक, तो ये 4-5 टॉपिक अपन ने छोटे छोटे नॉर्मल से टॉपिक इस पूरी वीडियो में कंप्लीट करें। आगे वाली जो वीडियो है वो और ज्यादा अच्छे से बनाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा सा जाके रेस्ट करता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर वीडियो बनाऊंगा फुल स्ट्रेंथ से। हो सकता है उस वाली वीडियो अगर छोटी बनी तो इसके आगे वाली वीडियो में ही जोड़ दूंगा, और नहीं तो एक अलग से वीडियो निकाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, हमारी इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम या एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम होता क्या है कि अब किसानों ने सर क्रॉप्स तो उगा ली, अनाज इकट्ठा कर लिया, सारी चीजें कर ली, किसान ने अपना काम पूरा कर दिया। अब गवर्नमेंट की बारी आती है कि वो जो अनाज, वो जो फूड प्रोडक्ट्स किसान ने उगाए हैं, वो जो भी उसने हार्वेस्ट करे हैं, उसकी आगे की जिम्मेदारी कौन लेगा। ठीक है, सो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम होता क्या है, ये एक पूरी प्रोसेस होती है किन किन चीजों की, वो पूरे ग्रेन्स को असेंबल करने की अपनी जगह पे से, स्टोर करने की वेयर हाउसेस में, प्रोसेस करने की प्रोसेसिंग यूनिट्स में, ट्रांसपोर्ट करने की एक जगह से दूसरी जगह या छोटे किसान से बड़े व्यापारी तक, पैकेजिंग करने की, मतलब उसको प्रोसेस करने के बाद उसको पैक करने की,
ग्रेड करने की, वो जो प्रोडक्ट है उसमें अलग अलग क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रेडिंग करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, कि उसको बांटना है लोगों के बीच। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे पेचीदा सिस्टम को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। सो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम is a process of assembling, storage, processing, transportation, packing, grading and distribution of all the goods or of all the grains or of all the harvest which is created or which is grown by the farmer. उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। ये बेसिक ये सिस्टम लाया क्यों गया? अब सब उगा तो लेते हैं, है ना, किसानों ने चीजें उगा तो ली, लेकिन उसके आगे क्या करेगा वो बेचारा? उसके पास कुछ तो हो, वो कहीं तो बेचे उस चीज को, क्या करे? तो ये सारे टॉपिक्स फिर उस समय पे आते हैं। अगर असेंबल करना है, जैसे अलग अलग जगह से असेंबल करना, तो गवर्नमेंट भी कई बार करवा लेती है, कई बार किसान खुद ही कर लेते हैं, है ना, तो असेंबल कर लेना, फिर उसको स्टोर करा लेना वेयर हाउसेस में ताकि वो खराब ना हो। फिर अगर जैसे कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं तो प्रोसेस कराना। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस ऑफ इंडिया आज के समय में, ठीक है। सो प्रोसेस करा लेना, जैसे टमाटर से टमाटो केचप बना लेना, या जो मटर है आज के समय में जो 12 महीने मिलती है, जबकि मटर जो है वो ठंड का एक प्रोडक्ट है ना, बट फिर भी ठंड की फसल है लेकिन वो फिर भी 12 महीने मिलती है। क्यों मिलती है 12 महीने? उसका मेजर पर्पस ये है कि वो प्रोसेस करके वो क्या करते हैं, उसके दाने छील छील के रख लेते हैं अपने पास और उसको फ्रोज कर देते हैं ना, शफल मटर जिसको अपन बोलते हैं, वो आती है। ऐसे ही आजकल कई सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आने लगे। दीज आर द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जो ये काम करती हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कराना एक जगह से दूसरी जगह, देन पैकेजिंग कराना उसकी, मतलब माल को पैक कर करके बेचना ताकि ज्यादा और अच्छा प्रॉफिट मिल सके, है ना। ये भी एक तरीका है। जैसे भाई चावल तो एक किसान भी बेच रहा है, वही चावल इंडिया गेट वाले भी बेच रहा है। फर्क क्या है दोनों में? इंडिया गेट सब पैक करके बढ़िया उसको ग्रेडिंग करके उसको साफ वाफ करके सारी चीजें करके और फिर दे रहा है। जो किसान है वो बेचारा ऐसे ही दे देगा, वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। क्वालिटी सेम। क्यों है क्वालिटी सेम? क्योंकि आप वहीं से रहा है ना इनिशियली। वो इंडिया गेट वाला कोई उसकी फैक्ट्री में थोड़ी बना रहा उन चावलों को, है ना। सो दिस इज नोन एज ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के बीच में, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस को, या इस पूरी एक पेचीदा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम बोलते हैं। समझा एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्या होता है? अब एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम के मेजर प्रॉब्लम्स क्या थे? तो बेसिकली 3 ही प्रॉब्लम्स थे, कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। बिग ट्रेडर्स, मैनिपुलेशन ऑफ बिग ट्रेडर्स। बड़े जो ट्रेडर्स होते थे वो मैनिपुलेट कर देते थे किसको? किसानों को, कि भैया इतने में ही माल खरीदेंगे हम। तो जैसे अब मैं छोटा किसान हूँ या मेरे जैसे 10 छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास भाई 20-20 क्विंटल ऑफ गेहूं रखे हुए हैं। तो एक बड़ा व्यापारी आया, उसने बोल दिया कि मैं तो 1500 के हिसाब से ही खरीदूंगा इसको, अब मेरी मजबूरी है, उसको बेचना है मुझे, तो मैनिपुलेट हो रहा हूँ मैं। जबकि उसका रियल प्राइस हो सकता है शायद वो 3000 3,500 में बेचे मार्केट में जाके, लेकिन अभी तो मैंने 1500 में खरीद बेचना पड़ा ना मेरे को उसको। तो मैनिपुलेशन ऑफ बिग ट्रेडर्स। बड़े ट्रेडर्स जो होते थे वो किसानों को मैनिपुलेट करते थे, इसलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम लाया गया। फिर लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। किसानों के पास मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं रहती थी, आज भी नहीं रहती। रेट क्या चल रहा है, कब बिकना स्टार्ट होगा, कब क्या चीजें होंगी, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, किस तरीके से बेचना है, ये सारी चीजें किसानों को नहीं पता होती थी उस समय पर, तो बड़ी दिक्कतें होती थी, है ना। दैट इज नोन एज लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, वेयर हाउसेज वगैरह नहीं हुआ करते थे। अब वो वेयर हाउसेज नहीं होने की सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि वेयर हाउसेज नहीं होने की वजह से बड़ी समस्या होती थी किसानों को कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको वो बेचे रखेंगे कहाँ। सो दैट इज नोन एज लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी लोगों के पास। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम लाया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम लाया गया। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम को इंप्रूव करने के मेजर्स क्या क्या है, कैसे जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको इंप्रूव करने का सबसे पहला तरीका रेगुलेटेड मार्केट ले आओ। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट का सबसे बड़ा एग्जांपल मंडी, भले वो सब्जी मंडी हो चाहे अनाज मंडी, हर एक शहरों में आज के जमाने में मंडियां हैं,
है ना। दीज आर रेगुलेटेड मार्केट, ये वो मार्केट होते हैं जहां पर किसी भी किसान के साथ धांधली नहीं की जा सकती। मतलब होने में तो सब जगह होती है, बट बेसिक उसका पर्पस यही था लाने का कि किसी भी किसान के साथ धांधली ना हो उस जमाने में, है ना, या आज भी। तो रेगुलेटेड मार्केट लेकर आए उन्होंने, है ना। उस रेगुलेटेड मार्केट का मेजर पर्पस ही यही था कि जितने भी आसपास के गांव या क्षेत्रों के किसान हैं वो एक ही जगह आकर और अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं, व्यापारी उसको खरीदेंगे, और ये सारी चीजें किसके नजरों में होंगी? गवर्नमेंट की नजरों में होंगी। तो ना तो व्यापारी किसानों के साथ कोई धांधली कर सके, ना किसान व्यापारियों के साथ किसी प्रकार की धांधली कर सके, ठीक है। दैट आर नोन एज रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट का सबसे बड़ा एग्जांपल मंडीज, ठीक है, वो भले ही अनाज मंडी हो चाहे सब्जी मंडी हो, व्हाटएवर। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स, वेयर हाउस, है ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, है ना, क्रेडिट फैसिलिटी एंड मेनी मोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं दे आर नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आसपास के गांव क्षेत्रों का, जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक योजना निकाली थी ग्राम सड़क योजना, उसमें जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे उनको जो मेजर शहरी इलाके उनके आसपास वहां तक जोड़ा है। उसका मेजर पर्पस ही यही था ना कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया जा सके, लोग आ जा सके आसानी से, ठीक। उसके अलावा वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज करना ताकि अनाज सड़े ना, बाहर रखा रखा। उसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटी देना एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर गिवन टू द फार्मर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ भी आप देख सकते हो जैसे ग्रेडिंग या प्रोसेसिंग स्टोर यूनिट्स डालना गवर्नमेंट की, प्राइवेट्स की, ताकि वो जो गुड्स हैं या वो जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं किसानों के द्वारा वो जल्दी और आसानी से बिक सके। फिर कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है? इस प्रकार कोऑपरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना एग्रीकल्चर में। कैसे इन्वॉल्व करना? अब जो बड़े किसान होते हैं या गवर्नमेंट होती है वो सारे प्रोडक्ट नहीं खरीद सकती किसानों के, है ना। तो बड़े जो उद्योगपति उनको इन्वॉल्व किया जाए। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि भाई गवर्नमेंट जो है जैसे धान उगाई तो गवर्नमेंट पूरी धान नहीं खरीदेगी या वो नहीं खरीद सकती है। उसका मेजर मतलब पहली बात तो गवर्नमेंट का काम ये नहीं है ना, और वो दूसरी बात अगर वो काम कर भी रही है ये वाला तो वो नहीं खरीदेगी, है ना। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरे देश की धान खरीदे। तो उस समय पर कॉर्पोरेट्स को हमें इन्वॉल्व करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को हम इन्वॉल्व करते हैं, इंडिया गेट या दावत राइस या और मैनी मोर आर देयर। इनको इन्वॉल्व किया कि भैया आप जाके खरीदो, आप खरीदो हमारे बेहाफ, जिसको अपन बोलते हैं सोसाइटीज, सोसाइटी में बिकने लगी चीज, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन्वॉल्व हुई, कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व किया गया इन चीजों में कि आप लोग जाकर खरीदो ताकि किसानों को दाम अच्छा मिल सके। दूसरी चीज गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन धीरे धीरे करके कम, और उनको भी रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाता है ना, जो मिडिलमैन उनके बीच में होते थे वो भी कम हो गए। So this is known as cooperative marketing. And last one is different policy instrument. अलग-अलग political instrument या policy instrument लेकर आई गवर्नमेंट, जैसे PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये PDS बेसिकली गवर्नमेंट लाई इसलिए थी कि गरीब लोग जिनके पास खाने को नहीं है उनको कम रेट पर अनाज प्रोवाइड किया जाएगा, अनाज मुहैया किया जाएगा ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं मतलब जो माल न्यूट्रिशन है या जो खाना जिनको नहीं मिल पा रहा उनको भी मिलने लगे। तो ये PDS बनाए। फिर बफर स्टॉक बनाए गवर्नमेंट ने। बफर स्टॉक इन द सेंस कि 2 साल 5 साल के लिए स्टॉक में रखने लगी गवर्नमेंट अनाज को, ताकि कल को कोई आपदा आ जाए तो लोगों को हम खिला सके बिठा के, है ना, एकदम से भुखमरी ना आए। फिर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गवर्नमेंट ने किसानों को कि एटलीस्ट इस दाम पर तो आपका माल बिकेगा ही, वो भले ही कितना ही खराब क्यों ना हो। इट इज नोन एज MSP। एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन पॉलिसी लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। MSP एंड KCC ये दोनों एक साथ ही समझा दे रहा हूं मैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जिसमें गवर्नमेंट अपने न्यूनतम दामों पर किसी भी चीजों को या किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खरीदती है, उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कि जैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो वो तो अच्छे दामों पर बिक जाएगा, लेकिन जो खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, जैसे आपको जान करके तो खराब होता नहीं है, कोई नेचुरल फिनोमिना के कारण खराब हो गया
इल्ली पड़ गई या कीड़े पड़ गए आपके प्रोडक्ट में, तो उस समय पर आपको नुकसान ना हो तो गवर्नमेंट एमएसपी निकाल देती है कि मिनिमम इतने रेट पर तो बिकना ही बिकना है। उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बाद आता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। ये एक बहुत बेहतरीन सा एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जिसमें किसानों को कम रेट पर या बिना ब्याज के पैसा मुहैया कराया जाता है ताकि वो लोग अपनी डे टू डे लिविंग चला सके। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको वो लोग देख सके, उसको हम बोलते हैं केसीसी। तो ये बहुत बेहतरीन से इंस्ट्रूमेंट आए थे गवर्नमेंट के। इसके ऊपर मैं अलग से कुछ शॉर्ट्स बना दूंगा एमएसपी और केसीसी के ऊपर। ठीक है, तो ये कहलाते हैं मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। ये है वो पूरा टॉपिक। यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है पहली वाली। कल जो वीडियो आएगी उसमें ये पूरा चैप्टर मैं खत्म करूंगा। 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, है ना, उसको अपन खत्म करेंगे। इस पूरी वीडियो में अपन ने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, है ना। ये वीडियो शायद 2 कट्स में दिखेगी आपको। तो एक में मैंने आपको दूसरे टॉपिक पढ़ाए थे, इस वाले वीडियो में या इस वाले पार्ट में मैंने आपको एक तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है वो बताया, उसके प्रॉब्लम्स क्या है वो बताया, और उसको किस किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है वो सारी चीजें समझाएं। तो टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल, शेयर करो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन माय वीडियोस ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा आपका सपोर्ट मिल सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। थैंक यू सो मच।